देखिए, देश के प्रधानमंत्री के एक शब्द की विश्वसनीयता होनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनकी विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी आए थे और रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी गई। सन 2015 में प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर इस एम्स की स्थापना की घोषणा की थी। 8 साल बाद इसकी नींव रखी जा रही है। ये कब पूरी होगी? जब नींव रखने में 8 साल की देरी है तो इसकी बनने में हम चाहते हैं बने और जल्दी से जल्दी बने, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है। हरियाणा की सरकार ने घोषणा की थी कि हर एक जिला हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। एक भी जिला हेडक्वार्टर पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। कोई भी यूनिवर्सिटी बनकर इनॉग्रेट नहीं। मैं केवल एम्स के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहना चाहता। एक भी इंच मेट्रो का निर्माण इस सरकार के आने के बाद नहीं हुआ। 10 साल बाद चुनाव के नजदीक, चुनाव को देखते हुए मेट्रो के निर्माण की घोषणा हुई है। रोहतक से हांसी हिसार रेलवे लाइन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में शुरू किया गया था। इसकी आधारशिला तब रखी गई थी। 10 साल के सफर में, चुनाव के नजदीक, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी इनॉग्रेशन के जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू किया था, हमारे टाइम में चालू हो चुकी थी, जमीन अधिग्रहण हो चुका था। तो ये श्रेय चुनाने की राजनीति है। सवाल प्रधानमंत्री की, कल उन्होंने स्पीच में बार बार कहा ये मोदी की गारंटी है। अब उनकी गारंटियों, अब जो चालू हुई, एक नया शब्द आया है उनकी शब्दावली में 2-3 महीने से, मोदी की गारंटी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने और क्या क्या गारंटी इस देश को दी थी। जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के लिए अपॉइंट कर दिए गए थे, घोषित कर दिए गए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसान को एमएसपी देने की बात की थी। C2 फॉर्मूला प्लस 50% प्रॉफिट। ये 2013 की बात है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। आज तक MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू नहीं हुई एमएसपी पर, लेकिन स्वामीनाथन जी को उनके नाम को भुनाने की नीयत से भारत रत्न देकर देश के किसानों को ये स्वप्न दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहां गई मोदी की गारंटी कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी? क्या कोई किसान है इस देश में जो ये कहता हो मेरी आमदनी दुगनी हो गई? 2022 को गए 2 साल हो गए। ये प्रधानमंत्री की गारंटी और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। देश का किसान दिल्ली की सरहदों पर दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उन पर आंसू गैस लाठियां बरसाई जा रही हैं, सड़कों पर कीलें गाड़ दी गई, बॉर्डर सील कर दिए गए।
गोलियां चलाई गई, रबड़ बुलेट्स फायर हुई हैं। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। ये पुलिस द्वारा लगाया गया। और हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि किस आधार पर आप किसानों को रोक रहे हैं जो अपना मार्च पीसफुल ले जा रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी नंबर 2, जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने की थी किसानों के साथ, उनकी आमदनी दुगनी करने की, वो फेल हो चुकी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाने की, वो ट्राइड एंड टेस्टेड टेस्ट से गुजरने के बाद वो गारंटी मोदी जी को अब कोई याद नहीं आ रहा है या दिलाया नहीं आ रहा है। दूसरी मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए काला धन 100 दिन के अंदर देश में वापस आएगा, मेरी गारंटी है। और वो धन जब वापस आएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी गारंटी नंबर 3 का क्या हुआ है? काला धन कितना वापस आ गया? क्यों विश्वास करे ये देश आपकी गारंटियों पर? कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? या फिर आज भी जो आपकी गारंटी है उसी तरह के अमित शाह के कहे हुए चुनावी जुमले हैं? ये गारंटियां नहीं हैं, ये चुनावी जुमले हैं मोदी जी के। उन्हीं की लोगों ने कहा है। चौथी गारंटी देश के नौजवान को दी गई थी, जो सबसे बड़ा वोटर सेक्शन है, कि 2 करोड़ नौकरियां आपको दी जाएंगी। वो लोग दी थी कि नहीं दी थी? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आपने देश के नौजवानों जब नौकरी मांगी तो आपने कहा अब पकौड़े उतार लीजिए। एमएससी, पीएचडी, एमए पास को क्लास 4 की नौकरियां दी जा रही, पेपर लीक हो रहे हैं। तो मोदी जी ये बता दें, एक 10 साल के पीरियड में 20 करोड़ नौकरियां जनरेट होनी चाहिए थी। आपकी उस गारंटी का देश क्यों विश्वास करे? आपने कही थी कि देश में महंगाई कमर तोड़ रही है। मोदी जी ने कहा था मेरी गारंटी है। मुझे पूछा था लोगों से, बोलो भाइयों, डीजल 45 रुपए बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? पेट्रोल 65 बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? सब कह रहे थे बिकना चाहिए। लेकिन पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपए और डीजल बिक रहा है 90 रुपए। और गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के शासन में 400 रुपए का था, वो 12 से लौटकर 999 पर पहुंचा है। तो मोदी जी, आपकी गारंटी नंबर 5, महंगाई, इन्फ्लेशन की दर 5-7% से ऊपर चली गई है। ये देश आपकी पिछली गारंटियों का ध्यान करते हुए जो फिजल आउट हो गई, आज की आपकी गारंटियों पर क्यों विश्वास करें? कि डॉलर की उम्र मनमोहन सिंह की उम्र की तरह बढ़ रही है। सरदार साहब, उन्होंने कहा था रुपया इतना कमजोर हो गया है। जो रुपया डॉलर कांग्रेस के शासनकाल में 61 रुपए था, वो आज 83 रुपए को पार कर चुका है। क्या मोदी जी के पास इस बात का कोई जवाब है? आपने कहा था देश पर कोई ऋण नहीं होना चाहिए। आप मुझे लाइए, मैं देश को ऋण मुक्त करूंगा। आज देश 73 लाख करोड़ के ऋण से ग्रसित है। कांग्रेस के शासनकाल में जो ऋण मात्र 33 लाख करोड़ रुपए था, वो बढ़कर आपकी गारंटी के कारण आज 73 लाख करोड़ रुपए का हो गया।
आपने कहा था कि हवाई जहाज में सफर करने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करना, पूछा था बोलो भाइयों कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हवाई चप्पल वाले को अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हवाई चप्पल पहनने वाले आज हवाई जहाज का सफर आपकी वजह से कर रहे हैं? इसका कोई डेटा है? मोदी जी ने कहा था भारत एक मजबूत राष्ट्र हो, हमारी सीमाओं को देख नहीं पाएगा। हम भी चाहते हैं भारत एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बने। तो एक व्हाइट पेपर जो प्रधानमंत्री ने वहां लोकसभा में पढ़ा, उसका जवाब कांग्रेस ने दिया और हमने पूछा है कि जो देश को दिव्य स्वप्न आपने दिखाया था, उन सपनों का मोदी जी आपके पास कोई जवाब है? वो कहने लगे है। क्या जवाब है? कि जो सवाल पूछेगा उसके घर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंचेगी। सभी विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आईटी के आक्रमण हो रहे हैं। हां, वो नेता जो भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर ये ईडी, सीबीआई के केस लगे हैं, अगर वो बीजेपी की बहती हुई गंगा में स्नान कर लें और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, तो ईडी, सीबीआई और आईटी वापस लौट जाती है। लोग डर से, ईडी के डर से आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वॉश होकर निकल रहे हैं। कहां गया भ्रष्टाचार? मोदी जी ने देश के युवाओं से पूछा था कि भाइयों बोलो, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आप ही से पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घट गया? क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? टारगेटेड फायरिंग हो रही है, माथुराम हलवाई की हो रही है, कहीं सतीश हलवाई की हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, कहीं व्यापारियों के मन में एक डर का माहौल है। खिलाड़ियों को गारंटी दी थी मोदी जी, खिलाड़ियों और हमारी लड़कियों को सड़कों पर घसीट घसीट कर पीटा गया। प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं आया उन खिलाड़ियों के प्रति जिनको अपने घर बुलाकर आदर से सम्मान समारोह किया था, उनको देश का गौरव बताया था। सम टोटल ये है कि मोदी की गारंटी और विश्वसनीयता पर उनकी पिछली गारंटियों को देखते हुए उनकी अगली गारंटियों पर प्रश्न चिन्ह है, और उनको देश को जवाब देना चाहिए कि जब आपकी पिछली गारंटियां फिजल आउट हुई हैं, तो आज ये देश आपकी गारंटी पर क्यों विश्वास करे? ये प्रश्न पूछने हम आए हैं। देखिए, देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। शक है मुझे कि जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, शायद आगे कभी चुनाव ना हो। कांग्रेस के खाते सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, और उसका नतीजा क्या निकला अभी देखना इसमें से क्या क्या निकलेगा। जब 13 तारीख को ये बॉन्ड्स पब्लिश होंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट के इस तमाचे के बाद ये असलियत सामने आएगी कि हजारों करोड़ रुपए ये ईमानदारों की पार्टी, इंडस्ट्रियलिस्ट के सहारे, बड़े बड़े लोगों के सहारे पलने वाली पार्टी, किस प्रकार से करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में डकार गई है इस बॉन्ड से, और उन लोगों को फायदा दिया गया है। जहां लोकतंत्र के समाप्ति की बात मैं कर रहा हूं, वह कांग्रेस के खातों को भी सील किया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के मुख्य अपोजिशन पार्टी के खातों को सील करने की कवायद है,
तो धारा 144 लगाकर कलायत की रैली कैंसिल करना कौन सी बड़ी बात हो गई? लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती, ये हमारे पर आरोप लगाते हैं इमरजेंसी का। ये तो अघोषित इमरजेंसी है। यहां तो पुतिन की डेमोक्रेसी है, जैसे रूस में डेमोक्रेसी तो है, राइट टू वोट तो है रूस में, लेकिन सिर्फ आप वोट पुतिन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से ईवीएम के संशय के बाद इस देश की इस अमेंडमेंट के साथ के भी इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस उसकी अपॉइंटमेंट में नहीं होंगे। इसको अमेंड किया गया पार्लियामेंट द्वारा। क्यों निकाला गया देश के चीफ जस्टिस को? स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। ये एक तोता बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए इलेक्शन की ईवीएम्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाए, और जब कांग्रेस रैली करती है तो उसको धारा 144 ये निंदनीय है। और ये प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के चारों ओर प्रश्न चिन्ह का घेरा है। ठीक कह रहे हैं सुभाष बराला जी। 55,000 से हारने वाले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा मतों से हारने वाले सुभाष बराला जी। उनको लोगों ने नकारा था, उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसी बात से परेशान होकर वो ऐसी बहकी बहकी बातें किया करते। देखिए, अभी ब्लॉक स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की प्रेपरेशन के लिए मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। कल गन्नौर में मीटिंग है, गन्नौर खंड की, और इसी तरह और जगह भी ये मीटिंगों का दौर लगातार चलता रहेगा। कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान के तहत, जन आक्रोश रैलियों के तहत, जन संदेश रैलियों के तहत लोगों तक पहुंच रही है। और सिर्फ सुभाष बराला जी को कांग्रेस नजर नहीं आती, बाकी हरियाणा के अंदर विपक्ष में अगर कोई पार्टी दिखाई दे रही है, जजपा के बीजेपी की गोद में बैठ जाने के बाद, इनेलो के अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद, आम आदमी पार्टी के टूट फूट होने के बाद, आज केवल मात्र विपक्ष और विकल्प के रूप में कांग्रेस हरियाणा में है। बराला जी को दिखाई दे या ना दे, हाँ, उन्होंने एक आसान सा राज्यसभा का रास्ता 6 साल मौज करो, उनको भी इलेक्शन लड़ना भी नहीं आगे। सर, इंडिया गठबंधन में अभी ऐसा है, इंडिया गठबंधन के बारे में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं अपनी राय को कभी छुपाता नहीं। कांग्रेस खुद में सक्षम है। पिछली बार के वोटर पैटर्न को आप देखिए, 11 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था पिछले पार्लियामेंट में, 22 करोड़ को बीजेपी ने दिया था। कांग्रेस के को अपने अस्तित्व को बचाने या उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, या कांग्रेस को संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक स्वरूप को देखते हुए, तानाशाही रवैये को देखते हुए एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने के लिए राय बनी, इंडिया गठबंधन बना। उसमें सीटों के ऊपर कहीं असहमति भी है, लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला इसमें निकल आएगा।